बीजेपी के साथ खड़ा संघ, विधानसभा उपचुनाव में जमेगा रंग। प्रदर्शन से उत्साहित विपक्ष, संकट एनडीए के समक्ष। संविधान आरक्षण पीडीए, क्या करेगा एनडीए? इन सवालों के साथ हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं मोहम्मद आजम जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। हालांकि बाकी मेहमान जुड़ रहे हैं। मोहम्मद आजम जी, अब पीडीए की काट निकालने के लिए संघ एक्टिव। राहुल जी, समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक शुरू से चुनाव जब से हो रहा और चुनाव जब नहीं चल रहा था तब हमेशा उसने ये कहा है कि भाजपा की वर्तमान की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में सेंधमारी कर रही है। जब हम ये कहते हैं तो हम आपको कुछ तथ्य भी देते हैं। जैसे पहला तथ्य मैं आपको देना चाहूंगा, केंद्र की जो भाजपा की सरकार आईएएस में डायरेक्ट एंट्री आपने देखा होगा करी है, जो संयुक्त सचिव लेवल पे अपॉइंटमेंट किए हैं करीब 350 पदों पे। 350 पदों में जब दलित और ओबीसी आप खोजेंगे तो वहां आरक्षण का पालन नहीं हुआ है और ये तथ्यात्मक जानकारी है, ये कोई झूठ या समाजवादी पार्टी का आरोप नहीं है। कोई भी चाहे तो वो चेक कर सकता है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं यूनिवर्सिटीज के जितने वाइस चांसलर नियुक्त हुए हैं, जितने प्रोफेसर नियुक्त हुए हैं और जितने असिस्टेंट प्रोफेसर रीडर नियुक्त हुए, वहां इंटरव्यू के नाम पे जो धांधली की गई है, यानी जो दलित वर्ग और ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी है उसे ये कह दिया जाता है कि आप इस पद के लिए उपयुक्त नहीं है, ये लिख के नहीं, ये बात आप अनुप्रिया पटेल ने जो चिट्ठी लिखी है उसको कोट करते हुए कह रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने एक हकीकत चिट्ठी लिखी है, ये तथ्यात्मक चिट्ठी है वो राहुल जी, हम उसकी बात को कोट नहीं कर रहे हैं। ये एक तथ्यात्मक चिट्ठी नहीं, उसे आप उसकी सच्चाई बता रहे हैं, यानी कि वो सच है, ये आप कह रहे हैं। मैं वो तथ्यात्मक चिट्ठी है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो भाजपा को पसंद आए या ना पसंद आए, वो हमारे मुद्दे रहे हैं। हमने हमेशा कहा है कि जहां खास तौर से एग्जाम्स नहीं होते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यूज होते हैं, वहां आरक्षित दलित और ओबीसी वर्ग के तमाम पद अनारक्षित करके अनारक्षित वर्ग को आवंटित कर दिए जाते हैं। ये पूरे देश और प्रदेश में खेल चल रहा है। इसको हम लोगों ने चुनाव में भी उठाया है, चुनाव के बाद भी हम कहते रहे हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी चाहिए और खास तौर से जो दलित और ओबीसी वर्ग का पद है वो उनके बीच से भरा जाना चाहिए। अगर मान लीजिए वो उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं आया तो इसका प्राविधान ये है कि दोबारा आप भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन दीजिए और दोबारा पद निकालिए और उन्हीं के बीच से उस पद को भरिए। लेकिन चूंकि भाजपा सरकार जानते हैं आप, चूंकि दलितों और ओबीसी की ये इतनी हितैषी है नहीं जितनी की दिखाती है, इसीलिए ये सारी समस्या। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं और जो अनुप्रिया भी बात कर रही है, यूपीएससी ने इसका तो खंडन कर दिया है कि ऐसा तो कुछ नहीं है। जो आप भी कह रहे हैं कि नॉट फाउंड सुटेबल, हालांकि ग्रेडिंग के तहत चयन होता है, ये बात कही जा रही है। ठीक है राहुल जी, ठीक है, यूपीएससी ने खंडन दिया लेकिन आंकड़े नहीं दिए। अगर यूपीएससी 350 लोगों को बाई नेम बाई जात। सूर्या मैथिल जी, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं बीच चर्चा में। और बस एक सेकंड में आपका और एक मिनट, अनुभव चक जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। आपको जो कहना है कहिए आजम साहब, पहले कह लेंगे। मैं ये कह रहा था, यूपीएससी अगर आंकड़े दे देती कि 350 आईएएस हमने डायरेक्ट बनाए हैं और उसमें देखिए दलित वर्ग का ये है और ओबीसी वर्ग का, यूपीएससी का जब रिजल्ट जारी होता है तो उसमें तो आंकड़े रहते हैं सर। अब उसमें क्या कैटेगराइज कर दिया जाए कि डब्ल्यूएस से इतने हैं, एससी इतने हैं, एसटी इतने, ओबीसी इतने, सामान्य इतने हैं। हाँ, ये आंकड़े नहीं दिया ना यूपीएससी। तो कब देता है यूपीएससी आंकड़े? इससे पहले दिया क्या कभी? तो कैसे खंडन कर रही है फिर? ठीक है, जब आपको विश्वास ही नहीं है, जब आरोप है तो आंकड़े देने। सूर्या मैथिल जी, एक तरफ पीडीए जिसकी काट अब संघ के जरिए निकालने की कोशिश में बीजेपी, और दूसरे साथी आग दिखा रहे हैं आप लोगों को। धन्यवाद राहुल जी। पहले तो आपको और पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। और मेरे भाई जो हैं अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो कह रहे थे यूपीएससी को आंकड़े देने चाहिए। मुझे इस पे 4 लाइनें याद आ गई हैं, यदि आपकी स्वीकृति हो तो मैं वो सुना दूं।
बोलिए मैथिल साहब। नजर नहीं है, ये नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है ना, वो कह रहे हैं कि आंकड़े दो भैया, किसको कितना हिस्सा दिया। ये वही पार्टी है जिसकी सरकार में चारों अधीनस्थ चयन आयोग के जो चेयरमैन थे वो यादव थे। जब भी लिस्टें निकलती थी तो या तो लिस्टों में यादव होते थे या मुस्लिम होते थे, ना तो दलित होता था ना सामान्य वर्ग होता था, और ओबीसी में भी केवल यादव को कंसीडर किया जाता था। तो ये आज यहां बैठकर फूली फूली, हमारे गांव में कहते हैं ना फूली फूली खाने की बात, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। जब आप सत्ता में थे तब आपने खूब गुंडाई मचाई, खूब लूट मचाई, खूब अपना तेरा किया, खूब अपने कॉर्डर को सिस्टम में घुसाया, और आज देश की सबसे प्रतिष्ठित जो अधीनस्थ चयन आयोग यूपीएससी है उसके ऊपर आप प्रश्न उठा रहे हैं। दूसरी बात, अनुप्रिया पटेल जी की बात पे जो सब चीजें हैं, देखिए आप समझिए राहुल जी कि हम लोग एनडीए के अंदर सबको समान रूप से अपने विचार रखने का मौका देते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई शंका अनुप्रिया पटेल जी के मन में आई है, ये तो रही, ठीक है, ये वाली बात रही। लेकिन पीडीए से कैसे एनडीए सामना, क्या संघ जरूरी है बीजेपी के लिए? क्योंकि देख लिया 24 के चुनाव में। राहुल जी, ये तो मैं हमेशा से कहता रहा हूं, मैं खुद भी संघ का प्रोडक्ट हूं, द्वितीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हूं, 6 महीने प्रचारक रह चुका हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी संघ के प्रचारक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक ईंट आप उठाइए, लेकिन संघ की जरूरत तो नहीं थी ना 24 के चुनाव में जी। 24 के चुनाव में संघ की जरूरत तो थी नहीं। नहीं, देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा था उसको तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रसारित किया गया और उसका नुकसान हमको हुआ। ये हम स्वीकार करते हैं, खुले मन से स्वीकार करते हैं। मैं आपको बता दूं कि संघ हमारे शरीर की आत्मा है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सामाजिक संगठन है, संघ के बारे में राजनीतिक शाखा है। संघ के बारे में हम परिभाषा नहीं, लेकिन सवाल है कि पीडीए का कार्ड संघ कैसे निकाल पाएगा, जरा ये भी क्लियर कर दीजिए। जी, मैं बता देता हूं आपको। देखिए, संघ जो है देश के हर वर्ग के लिए कार्य करता है। हमारी भारतीय मुस्लिम परिषद माननीय इंद्रेश जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है, राष्ट्रवादी मुस्लिम जोड़ने का काम करती है। हम लोग दलित समाज के संघ में हम मतलब पूरा जुड़ाव रखते हैं। यदि आप कभी शाखा में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर ना तो स्वर्ण है, ना आपका दलित है, सब ना ओबीसी है। यदि सबके घर से भोजन आएगा सहभोज में तो सभी का भोजन एक जगह मिला दिया जाएगा, ये नहीं पता चलेगा कि नहीं, इस बार तो भोजन बढ़ गया, इस बार भोजन बढ़ गया, इसलिए ये उत्तर प्रदेश की जमीन पर अब जो हमें कहे कि डीएक्टिव रहे अब एक्टिव होने की बारी है। अनुभवचक जी, आपका विश्लेषण क्या कहता है? पीडीए, एनडीए, संघ, जो पिछड़ा और दलित वोट बैंक की अब लड़ाई, क्योंकि उपचुनाव फिर इसके बाद 27 का भी माहौल बनाया जाएगा। देखिए, जहां तक अभी आप बात पीडीए की कर रहे थे, जो पार्टी पीडीए का नाम लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी मैदान पे उतरी थी, उस पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि जिस समय प्रमोशन में आरक्षण का बिल संसद भवन के अंदर फाड़ा जा रहा था, लोकसभा के अंदर फाड़ा जा रहा था, तो उसको फड़वाने का काम उन्होंने क्यों करा था? क्या उस पर उन्होंने माफी मांगी? क्या उसकी नजर में आज भी वो घटना जो लोकसभा के अंदर हुई थी वो सही है? जो उस घटना के ऊपर माफी मांगने की जरूरत अखिलेश यादव जो कि पीडीए का नारा देकर उस वोट बैंक को हासिल करके आज इतराते घूम रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी सीटें पाई, क्या उसकी जरूरत नहीं समझते हैं? क्या उस समाज को आज भी वो बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं? जिस समाज के वोट बैंक पे आज वो इतरा रहे, क्या उसको माफी नहीं मांगनी चाहिए? दूसरी बात, जिस बाबा साहब और जिस संविधान की बात करते अखिलेश यादव आज नहीं थक रहे हैं, बाबा साहब और बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों के नाम से आखिर उनको इतनी नफरत क्यों थी कि जब उनके नाम पर किसी जिले का नामकरण हुआ हो, कहीं मूर्ति लगाई गई हो, तो उसका उन्होंने विरोध करना और जैसे सत्ता आती थी उन जिलों का नाम बदलना। ठीक है, ये तो एक पार्ट रहा, ये तो ठीक है, एक पार्ट रहा, लेकिन दूसरा पार्ट हम संघ को भी समझते हैं। उत्तर प्रदेश में जो कहे डेंट लगा है या भारी भरकम डेंट लगा है, उसको कैसे सही संघ कर पाएगा?
सही करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है। जो बात अखिलेश यादव पर लागू होती है वही इधर भी लागू होती है। जो आज वोटर है, जिसको आप पिछड़ा और दलित के नाम पर अखिलेश यादव उस वोट को हासिल करने में सफल है, वो ये देखता है कि जब आपकी सरकार है तो आपने हमारे लोगों को देखिए अनुभव जी जो मेरा अनुभव रहा है इस चुनाव में वो भी आपको क्लियर करता चलूं, हो सकता है कि आप सहमत भी हो असहमत भी हो। पहले कहा जाए प्रत्याशियों के चयन में, ठीक, दूसरी पार्टी ने यानी कि जो गठबंधन है उसने एक सटीक आकलन किया कि हमें कौन सा कैंडिडेट कहाँ उतारना चाहिए। ये हुआ। तीसरा हुआ संविधान वाली बात। चौथा खटाखट 8,500 रुपए वाली बात। तो ये कहीं ना कहीं से उधर 3 पार्ट भारी पड़ा इस पड़ने में, इस तराजू में, लेकिन इधर कुछ नहीं कर पाए और संघ भी उतना एक्टिव नजर नहीं आया। जहां तक आपने 3 प्रमुख बिंदु बताए, एक तो प्रत्याशियों का चयन आपने बताया, दूसरा जो उनका चयन था वो ज्यादा बेहतर रहा, और तीसरा आपने संविधान की बात की। जहां तक प्रत्याशियों में एक ये बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्याशियों को जो चयन हुआ उसमें जिला, क्षेत्र और प्रदेश की नहीं चली, तो ये ना तो 2019 में चली थी, ना 2022 में चली थी, ना 2022 में जब मेयर का नगर निगम का चुनाव हुआ तो तब चली थी। मेयर के टिकट हुए थे, कहाँ से हुए थे सबको पता है, केंद्र से तय हुए थे। लेकिन तब ये मुद्दा इसलिए हावी नहीं हो पाया कि जिस वोट बैंक ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करा था, वही वोट बैंक ये देखता था कि नीति निर्धारण जो करने वाले लोग हैं इसमें हमारे चेहरे कहाँ हैं। शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति पूछता था आखिर क्या वजह है जो आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर SC/ST आयोग 2 साल से खाली पड़ा हुआ है। तमाम ऐसे मुद्दे जिसकी वजह से आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन था उसको ये कहने में आसानी हुई कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और NDA का जो यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए दल गठबंधन आपके बीच में आया है, जो आपके बीच वोट मांग रहा है, ये जैसे ही 400 पार करेगा, संविधान बदल देगा, ये आपके लिए हितकारी नहीं होगा। लेकिन स्पीच जो आप अपने साथी NDA के साथी दिखा रहे हैं, हम अनुप्रिया की बात कर रहे हैं, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं से अनुप्रिया पटेल जो पिछली बार जिनका गठबंधन में जो शामिल थी, वो उनके 2 लोकसभा शायद जीते थे, और इस बार वो घट के 1 रह गई हैं। अपना चुनाव जीतने में भी उनको कठिनाई हुई है। उनको ये लग रहा है जिस वर्ग से वो आती है उस वर्ग की आवाज अगर वो उसको डिवाइड करने का काम करे, जैसे हम 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में देख चुके, ओम प्रकाश राजभर हो चाहे और पिछड़े समाज के तमाम नेता हो, उन्होंने जिस तरीके से उनकी आवाज को नकारने का काम करा था, वो अभ्यर्थी सबके दरवाजे गए थे और उन्होंने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला था। तो उनको समझ में आ गया जिस वर्ग से आते अगर उनकी आवाज नहीं उठाएंगे तो वो वर्ग उनको नेता मानने से बिल्कुल मना कर देगा, उनको नेता नहीं मानेगा, और जैसे वो वर्ग उनके पीछे से हटेगा तो जमीन पे आ जाएंगे। इसलिए आज अनुप्रिया पटेल भी वो आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। मतलब ये जरूरी भी है और मजबूरी भी है। आजम साहब, आने वाले समय में तमाम अनुभव चक जी की एक बात जो उनका कहना है कि आपने तो जो PDA की बात कर रहे हैं, A को ही संभाला, P और D को छोड़ दिया था, लेकिन PDA का सपना दिखाकर P और D का भी वोट लिया, A का तो मिलता ही रहता है, लेकिन उनके साथ कभी न्याय नहीं हुआ। जब सरकार में रहे तब भी, आज विपक्ष में है तब भी। ये अफसोस है कि दोनों जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, जो भाजपा समर्थक राजनीतिक विश्लेषक है, वो तथ्यात्मक जानकारी नहीं दे रहे हैं। एक बहुत बड़े अच्छे सम्मानित चैनल पे बैठे हैं और आज ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में 80 DM हैं, 75 DM हैं, कितने DM दलित क्लास के हैं, कितने OBC हैं? अगर बहुत बड़े आप वो हैं, बहुत बड़ी जानकारी रखते हैं तो ये बता दीजिए कि 75 DM है, 75 DM में कितने दलित और कितने OBC हैं, और 75 SP में कितने दलित और कितने OBC हैं। दूसरी बात, आपने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया, ST आयोग का गठन नहीं किया, और आप बात करते हो कि हम दलित और OBC हितैषी हैं, तो गलत बात कर रहे हैं बैठ के। ये अगर दोनों लोगों को जानकारी हो, दोनों लोग हमें बता दें कि जो DM है जिलाधिकारी 75 जवाब देना चाहूंगा। हाँ, बता दीजिएगा। ठीक है अनुभव जी, आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये जवाब तो मैथिल साहब से लेना चाहिए, लेकिन आप ही दे दीजिए जवाब। नहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने मुझको भी शामिल कर लिया वो कह के। मैं तो आईना दिखाने का काम कर रहा था। मैंने खुद कहा कि SC/ST आयोग का गठन नहीं हुआ है,
मतलब तमाम बातें कही जो भारतीय जनता पार्टी को अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने वो बातें कही कि वो सच्चाई है, लेकिन अब जो इन्होंने बात कह दी, ये तो पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, इनकी पार्टी के अंदर कितने ऐसे शेड्यूल कास्ट के नेता हैं जो इतना सक्षम है कि कोई नीति निर्धारण करने के लिए लायक हो, या किसी को विधानसभा या लोकसभा का टिकट दिलाने में स्वयं सक्षम हो। दूसरी बात, ये प्रवक्ता के रूप में बैठे अपनी पार्टी में बता दें शेड्यूल कास्ट के कितने प्रवक्ता इनकी पार्टी के अंदर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से इनसे पूछ रहा हूँ, तुरंत बता दें कि इनकी पार्टी में शेड्यूल कास्ट के कितने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये बता दें मुझे। आप बताइए, अवधेश पासी जी आपको दिख नहीं रहे हैं? प्रवक्ता, मैंने प्रवक्ता बोला। अवधेश पासी जी क्या सक्षम है? अवधेश नहीं, वो तो एक मॉडल, देखिए अवधेश पासी को तो अखिलेश यादव एक मॉडल बनाकर लेकर गए। ठीक है, सुशील जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हैं। सुशील जी देखिए, पीडीए का फायदा आप लोगों को भी मिला क्या 24 के चुनाव में? नहीं, पीडीए की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जो मौका मिला था वो हर समाज के लोगों ने मौका दिया था सरकार चलाने का, लेकिन सरकार में आने के बाद इन्होंने जितना उत्पीड़न और जितना अधिकार और आरक्षण की खात्मा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, तो जनमानस में ये बात आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी, ये गुजरात के लोगों की एक ऐसी टीम आ गई है जिसका केवल एक मकसद है कि इस देश को कैसे लूटा जा सके। तो मामला ये नहीं है कि ये नौकरी देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं, ये तो पेपर लीक पर चले गए। इनका मकसद केवल ये है कि इस देश में हर जाति धर्म के लोगों का उत्पीड़न करना, और ये केवल नारा देते हैं कि हम सबका साथ लेंगे, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों को संविदा पर नौकरी देना चाहते हैं, आउटसोर्सिंग पर नौकरी देना चाहते हैं, और इनको 5 किलो राशन पर रखना चाहते हैं। तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, लेकिन देने के बाद इन्होंने जो उत्पीड़न किया है, आज भी अनुसूचित जाति के लोगों का उत्पीड़न जारी है। आज भी उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, उनकी बहू बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही है, और बुलडोजर जाति धर्म के नाम पर चलाते हैं। इनका है कि अपना है कि पराया है, इनकी पार्टी का है। गुंडा अगर इनका विपक्ष का है तो इनको गुंडा समझ में आता है, अगर भारतीय जनता पार्टी का गुंडा है तो उसको गुंडा नहीं मानते। तो भारतीय जनता पार्टी को मौका देने के बाद, ठीक है, जवाब ले लीजिए मैथिल साहब। और पिछड़ी जाति के लोग मैथिल साहब ये समझ चुके हैं कि ये इस देश में लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, इसलिए आरक्षण बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज पीडीए के साथ हर जाति धर्म के लोग आज इंडिया गठबंधन के साथ चल पड़े। राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी का मैथिल साहब बोलिए आप। सुशील जी शांत रहिए। अरे हो गया भैया, बात हो गया, मैथिल हो गया, शांत हो जाओ। सुनो, अब देखिए, अभी यहाँ पर राहुल जी बहुत सारी बातें सुशील पासी जी ने भी कही और बहुत सारी बातें मोहम्मद आजम जी ने भी कही। इन्होंने कुछ बातें उठाई, तो मैं सबसे पहले तो मोहम्मद आजम जी से पूछना चाहता हूँ, आप मुझसे आंकड़े मांग रहे हैं, मुझे इतना बताइए कि आपके कितने जिला अध्यक्ष दलित हैं, आपकी प्रदेश की बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा महामंत्री है जो दलित है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने सिस्टम की बात की, तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी तो उस समय में चारों अधीनस्थ चयन आयोग के जो चेयरमैन थे वो यादव थे, आपको उस समय में कोई दलित की याद नहीं आई। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, आप यहाँ बहुत दलित दलित चिल्ला रहे हैं, और मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हो रही है कि जरा आप मुझे ये बताइए कि जो 4% आरक्षण कर्नाटक में और तेलंगाना के अंदर दलितों का काट कर और ओबीसी का काट कर दिया गया है मुसलमानों को, क्या आपके पीडीए के अंदर आप उस चीज को समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? और एक और महत्वपूर्ण बात, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे पी के बातें करने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इस समय भारत में थे, तब उनको भारत रत्न तो आपने दिया नहीं। तब आपने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न देना है, तो भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया। ये अलग बात हो गई। ऐसा ही इंदिरा गांधी जी ने दिया। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।